साथियों, इस घटना के बारे में बताने से पहले आपको यहाँ की एक लोकेशन बता देता हूँ। तो अगर आप भोपाल से जबलपुर बाय रोड ट्रैवल करेंगे तो रास्ते में आपको रायसेन जिले से होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसे ही आप इस हाईवे में आगे बढ़ेंगे तो बीच में एक बड़ा सा खतरनाक मोड़ आता है जिसे नागिन मोड़ कहते हैं। और यहीं पर सिरवारा ब्रिज नाम का एक पुल है। अब होता यह है कि 7 मई 2026 को जब यहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे तभी उन्हें कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। हालांकि ये बदबू उन्हें काफी दिनों से परेशान कर रही थी, लेकिन दिन ब दिन बदबू बढ़ती जा रही थी और आखिरकार जब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो गई तब 7 मई को फॉरेस्ट गार्ड ने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये बदबू आ कहां से रही है। अब उस बदबू का पीछा करते हुए वो सिरवारा ब्रिज के नीचे पहुंचे और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने देखा कि ब्रिज के नीचे एक अजीब सा बोरा पड़ा हुआ है और शायद गंध वहीं से आ रही थी। धीरे धीरे वो उस बोरे के करीब जाते हैं और उसे टटोलना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही बोरी खुलती है उनकी सांसें वहीं पर ठहर जाती है, क्योंकि उस बोरी के अंदर एक शव पड़ा हुआ था जो बेहद बुरी स्थिति में था। साफ पता चल रहा था कि शव कई दिनों पुराना है। अब जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड ने शव को देखा उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने किसी तरह से शव को बोरी से बाहर निकाला, लेकिन अब पुलिस इस खोज में लग गई कि उन्हें किसी भी तरह से मृतक की कोई आईडी मिल जाए या कोई पहचान पत्र मिल जाए जिसकी वजह से शव की पहचान हो सके। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मृतक के पास ना ही कोई आईडी थी और ना ही उसका कोई वॉलेट, और इसी वजह से अब ये मामला पुलिस के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग बन चुका था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने आसपास जांच करनी शुरू की और तभी शव से कुछ दूरी पर उन्हें एक लावारिस बैग मिला। जब पुलिस ने उस बैग को खंगाला तो उसके अंदर से जूते, कंघी और एक बच्चे की नोटबुक मिली। और पुलिस ने जब उस नोटबुक को खोला तो पुलिस ने देखा कि उस नोटबुक के अलग अलग पन्नों में अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स लिखे हुए थे और इसके अलावा उस नोटबुक में एक टीचर के हस्ताक्षर भी थे। उस नोटबुक को देखकर पुलिस को लगा कि ये शायद किसी प्राइवेट ट्यूटर के हस्ताक्षर है, क्योंकि उस नोटबुक में अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स रैंडमली लिखे हुए थे। लेकिन इसके आगे जब पुलिस बैग को और खंगालती है तो उसमें एक राशन की पर्ची मिलती है जिसमें साई खेड़ा लिखा हुआ था और साई खेड़ा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में था। अब पुलिस के पास वो नोटबुक और वो राशन की पर्ची के अलावा कुछ भी नहीं था और इन्हीं दोनों चीजों के सहारे अब इन्हें इस पूरे मामले को सुलझाना था। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने हार नहीं मानी और उन्होंने गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने उस नोटबुक के कुछ पन्नों की फोटोकॉपी करवाई जिसमें ट्यूटर के हस्ताक्षर थे। इसके बाद उन्होंने उस फोटोकॉपी को साई खेड़ा के स्कूलों में सर्कुलेट किया। वहां मौजूद जितने भी प्राइवेट ट्यूटर थे उन तक ये कॉपी पहुंचाई गई ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर ये नोटबुक किसकी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में बड़ी मेहनत की। वो घर घर गए, दुकानों में गए, हर एक प्राइवेट ट्यूटर के पास गए ताकि किसी भी तरह से इस मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। लेकिन देखा जाए तो ये कदम अंधेरे में तीर चलाने जैसा था, लेकिन इनकी ये तरकीब काम कर गई। कुछ समय बाद एक प्राइवेट ट्यूटर ने पहचान लिया कि ये नोटबुक उसके एक स्टूडेंट की है जिनकी माताजी का नाम रीना है। अब पुलिस रीना के घर पहुंचती है तो वो देखते हैं कि घर पर ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस से पता चलता है कि उनका घर काफी दिनों से बंद है और यहीं से पुलिस को मामला गड़बड़ लगने लगता है। अब देखा जाए तो पुलिस को रीना के घर का पता चल चुका था और जल्दी उन्हें रीना के फोन नंबर का भी पता चल जाता है, जिसके बाद पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन की जांच करना शुरू करती है और लोकेशन को ट्रेस करते हुए पुलिस पहुंच जाती है उज्जैन। फिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्हें रीना की लोकेशन एक होटल में दिखाई देती है और जब वो उस होटल में दबिश देते हैं तो वहां से रीना, अरुण और हरनाम नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि इस पूरे मामले में रीना का क्या लेना देना था और आखिरकार अरुण और हरनाम कौन थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर ये धीरे धीरे सवालों के जाल में फंसते चले जाते हैं और आखिरकार उनके मुंह से एक ऐसा सच बाहर आता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खबरों के माने तो पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि रीना मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के साई खेड़ा की रहने वाली थी। रीना की कहानी कुछ ऐसी थी कि बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था और फिर कुछ समय बाद रीना की माँ भी उसे छोड़कर चली गई और बाद में पता चला कि रीना की माँ ने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब जब रीना के माता पिता नहीं रहे तब उसकी परवरिश का पूरा जिम्मा रीना की मौसी पर आ गया और फिर रीना अपनी मौसी के साथ रहने लगी। लेकिन मौसी के साथ रहते रहते रीना की नजदीकियां उसकी मौसी के लड़के अरुण पटेल से हो गई और बेहद कम उम्र में इन दोनों ने मर्यादाओं की सारी हदें पार कर दी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब ये दोनों बेहद करीब थे तब इन्हें आपत्तिजनक हालत में परिवार वालों ने देख लिया और फिर उसी समय परिवार वाले समझ गए कि बात आगे बढ़ने से पहले रीना के हाथ पीले कर देने चाहिए। 16 वर्ष की उम्र में ही रीना की शादी करवा दी गई और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई। कुछ समय बाद रीना ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वो अपनी मौसी के लड़के अरुण पटेल को भूल नहीं पाई थी, या यूं कहें कि वो अपने पुराने प्यार को भूलना नहीं चाहती थी।
अब इसी बीच अरुण फिर से उसकी जिंदगी में आता है। दोनों मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब रीना अपने पति को छोड़कर अरुण के पास साई खेड़ा आ जाती है। यहाँ आने के बाद वो किराए के मकान में रहने लगती है और अब बिना किसी रोक टोक के वो अरुण से मिलना जुलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अरुण की कहानी ऐसी थी कि वो एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसके पास पुश्तैनी संपत्ति बहुत थी। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि रीना के आने के कुछ समय बाद उसने रीना के नाम पर 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा दी। कुछ समय बाद उसने रीना के लिए एक 50 लाख रुपए का मकान बनवा दिया। इसके बाद उसने रीना को आधा किलो सोना दिया, एक XUV 700 गाड़ी दी, आईफोन दिया। यानी कि उसने रीना को वो हर चीज दी जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। और अब रीना अरुण के साथ बढ़िया लग्जरी लाइफ जी रही थी। लेकिन इसी बीच रीना को रील बनाने की बीमारी लग जाती है और ये बीमारी तेजी से बढ़ने लगती है। अब होता यह है कि वो हर रोज एक रील बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला करती थी, लेकिन दूसरी तरफ रीना का वीडियो दूर राजस्थान में बैठा एक लड़का हर रोज देखता था। जैसे ही रीना रील पोस्ट करती थी, सबसे पहला लाइक और सबसे पहला कमेंट उसी का होता था। और ये लड़का था राजस्थान के भिलवाड़ा का रहने वाला वीरू जाट। अब रोज रीना देखती थी कि वीरू का कमेंट उसके हर रील पर आ रहा है और यहीं से वो उस पर गौर करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है और बातों बातों में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब वीरू 900 किलोमीटर का सफर तय करके रीना से मिलने साई खेड़ा पहुंचता है। वो उससे मिलता है और फिर वापस चला जाता है। और फिर जब उसे मौका मिलता है, वो 900 किलोमीटर का सफर तय करके रीना से मिलने साई खेड़ा आता और फिर वापस चला जाता। लेकिन एक दिन अरुण को सब कुछ पता चल गया और जैसे ही उसे इस बात का पता चला, एक दिन अरुण और वीरू की लड़ाई हो गई। धीरे धीरे विवाद इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और इस हाथापाई में अरुण को चोट भी लगी। अब उस समय वीरू तो वहां से चला गया, लेकिन फिर अरुण ने रीना से बात की और आखिरकार रीना और अरुण ने मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक एक दिन रीना ने वीरू को फोन करके साई खेड़ा अपने घर पर बुलाया। वीरू ने कहा कि वो 29 अप्रैल को किसी भी तरह से साई खेड़ा पहुंच जाएगा और वादे के मुताबिक वो 29 अप्रैल को रीना के घर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उस घर के अंदर रीना के अलावा अरुण और उसका साथी हरनाम पहले से मौजूद था। घर के अंदर दाखिल होने के बाद तीनों ने मिलकर अचानक वीरू पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें कुछ ही समय के अंदर थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद शव को बोरी में अच्छी तरह से पैक किया, फिर शव को सिरवारा ब्रिज के नीचे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। हालांकि ये लोग वहां से तो फरार हो गए, लेकिन शायद इन लोगों ने हड़बड़ी में रीना के बेटे की नोटबुक एक बैग में छोड़ दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में काबिले तारीफ काम किया और सिर्फ एक नोटबुक के जरिए ये इन लोगों तक पहुंच गए। सोचने वाली बात यह है कि एक नोटबुक ने न ही सिर्फ आरोपियों को गिरफ्तार करवाया, बल्कि शव की पहचान भी करवा दी। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश का वो मामला जिसने हर किसी को चौंका कर रख दिया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।